हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख से जल्द हो सकती है चीनी सैनिकों की वापसी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, विदेश मंत्रालय ने कह दिया इसको लेकर बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको चीनी सैनिकों की वापसी को लेकर ये पूरी खबर। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर इमरान खान को लगा है दोहरा झटका। जी हां दोस्तों, पहले अमेरिका से नहीं मिला न्योता और अब पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी, और अब आ रहे हैं जॉन कैरी भारत में। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये भी पूरी खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान हिंसा पाकिस्तान के इशारे पर हुई थी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने इसको लेकर खुलासा किया है दोस्तों और शक जताया है। बताएंगे पूरी खबर आपको ये भी, साथ ही बताएंगे जहां पर सऊदी अरब का गुरूर तोड़ने भारत ने बनाया ये खास प्लान, ऑयल कंपनी को दिए हैं ये निर्देश। जी हां दोस्तों, बताएंगे दरअसल बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर क्या सुधरेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध। इमरान खान ने बुलाई है हाई लेवल बैठक और व्यापार शुरू करने को लेकर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है और योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी नौकरी में 10% फीसदी आरक्षण दे दिया है इन वर्ग के लोगों के लिए। बताएंगे दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट और इन राज्यों में चलने वाली है जोरदार और भीषण लू। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की खबरें जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हर बार की तरह मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। साथ ही बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार बनेगी, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्वी लद्दाख से जल्द हो सकती है चीनी सैनिकों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने कह दी है ये बड़ी बात। बता दें, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के नजदीकी इलाकों से चीन के सैनिकों की वापसी की कोशिशें तेज हैं और उसमें जल्द सफलता मिल जाने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी जरूरी है। ये बात शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है दोस्तों। प्रवक्ता ने बताया है कि सैनिकों की वापसी के मसले पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और राजनयिक एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति कायम करने पर वार्ता कर रहे हैं। सैनिकों की वापसी पर देर ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, बागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का उल्लेख किया है जिसके अनुसार मामले को लटकाना किसी भी देश के हित में नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि चीन जल्द ही सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इससे न केवल शांति और स्थिरता स्थापित होगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों में विकास भी होगा। प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच अन्य मसलों पर भी गतिरोध तेजी से दूर करने के लिए सहमति बनी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि चाइना कभी भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आ सकता और आज नहीं तो कल वो अपना असली रंग फिर दोबारा जरूर दिखाएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में चालाक लोमड़ी चाइना जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही भारतीय सेना को अगर आप भी कहना चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से चाइना पर भरोसा नहीं करना है तो कमेंट में जरूर ये बात लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान को दोहरा झटका। पहले तो न्योता नहीं मिला, अब पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी अब आ रहे हैं भारत में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है दोस्तों। जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन और इस वर्ष के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले कैरी विचार विमर्श के लिए इन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। वो 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और UAE की यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में आपको
बता दें कि पाकिस्तान को लगी है तगड़ी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, जॉन कैरी का जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाना। ये दर्शाता है कि अमेरिका के लिए इस्लामाबाद कोई मायने नहीं रखता। यहाँ गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि यूएस ने जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इमरान खान को न्योता भी नहीं दिया है। दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन के इस कदम से पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी है, तो वहीं जानकारों का मानना है कि ये पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री के लिए बड़ा झटका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तान से अमेरिका भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बुरे के साथ बुरा ही होता है, तो कमेंट सेक्शन में जैसी करनी वैसी भरनी जरूर लिखेगा। दोस्तों, देखते हैं कितने भारतीय लोग सपोर्ट करते हैं ये लिखकर। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बांग्लादेश को है शक कि पाकिस्तान के इशारे पर ही हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के यात्रा के दौरान हिंसा, जिसमें 13 लोगों की गई थी जान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुई हिंसा में क्या पाकिस्तान का हाथ था? बांग्लादेश सरकार इस सवाल का जवाब खोज रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में बांग्लादेश गए थे। इस दौरान कट्टरवादी संगठन हिफाजत इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर 3 दिनों तक हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी। अब बांग्लादेश सरकार को लगता है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान उच्चायोग हो सकता है। उसने ही हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जांच शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि कट्टरवादी नेता जुनैद बाबू नगरी ने पिछले साल नवंबर में हिफाजत इस्लाम की कमान संभाली थी और वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था ताकि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। जुनैद का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है, जिसके चलते हिंसा में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जुनैद ने पाकिस्तान के जामिया उल्लूम इस्लामिया में 4 साल तक पढ़ाई की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मानते हैं कि बांग्लादेश में मोदी जी के यात्रा के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें भी यही लगता है ऐसा लिखना मत भूलेगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब का गुरूर तोड़ने भारत ने बनाया ये खास प्लान। ऑयल कंपनियों को दिए ये निर्देश। बता दें, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कमी के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, जिसके चलते अब भारत ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ ही वेस्ट एशियन देशों से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, तेल उत्पादकों के अलायंस को तोड़ने और कीमतों की शर्तों को अनुकूल करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल से भी बात की है। सरकार ने कंपनियों से वेस्ट एशिया के बाहर से कच्चे तेल की सप्लाई पाने का प्रयास करने और सामूहिक रूप से अधिक अनुकूल शर्तों के लिए कहा है दोस्तों। गौरतलब है कि भारत जरूरत के 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तेल की सप्लाई और कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो भारत पर भी असर पड़ता है। फरवरी में कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हुए थे। उस समय भारत ने सऊदी अरब से प्रोडक्शन कंट्रोल पर कुछ राहत देने के लिए कहा था, लेकिन उसने भारत के आग्रह को नजरअंदाज कर दिया। उसी के बाद से भारत अपनी सप्लाई के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन कर प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को दोस्ती कम और अपने देश का फायदा ज्यादा सोचना चाहिए, देखना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और सऊदी अरब को मजा चखाया जाना बेहद जरूरी है, ये बात भी लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या सुधरेंगे भारत पाकिस्तान के संबंध। इमरान खान ने बुलाई है हाई लेवल बैठक, व्यापार शुरू करने को लेकर होगी चर्चा। बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की एक कोशिश फिर से की जा रही है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, जिसमें उनके कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के साथ संबंधों को लेकर चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान
पाकिस्तान भारत के साथ बैर करके घाटे में चल रहा है या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी, 24 घंटों में लिया साथी की शहादत का बदला। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर अपने साथी की शहादत का बदला लेते हुए अल बदर के 3 आतंकियों को कल यानी शुक्रवार तड़के काकपोरा में हुई भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें काकपोरा पुलवामा में स्थित एक जगह है। आतंकियों को शरण देने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए 5 ग्रामीणों को भी बंधक बनाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने सूझबूझ से सभी को मुक्त करवा लिया। मुठभेड़ के दौरान फ्रांस फायरिंग की चपेट में आने से एक महिला भी घायल हुई थी। इस दौरान अफवाहों से बचने के लिए प्रशासन ने पुलवामा व 7 सटे इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गुरुवार को श्रीनगर के नौगांव में भाजपा नेता अनवर खान के मकान पर हमला करने वालों में ये सभी आतंकी शामिल थे। दोस्तों, ऐसे में अपनी भारतीय सेना के शहादत का बदला लेते हुए इन भारतीय सेनाओं ने दिखा दिया है कि हमसे बैर ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन भारतीय सेना जरूर लिखेगा दोस्तों, ताकि वो कमेंट पढ़े तो उनका मनोबल और भी बढ़े। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में मजार बंद करने पर मचा भारी बवाल, श्रद्धालुओं और पुलिस वालों के बीच चले लात घूसे, 50 के करीब लोग घायल। बता दें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मजार को बंद करने को लेकर हुए विवाद में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में पुलिस कर्मियों समेत 50 लोग जख्मी हो गए। कोरोना वायरस प्रतिबंधों के चलते अधिकारियों ने मजार को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका विरोध कर रहे श्रद्धालुओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने प्रांत के शहवान में स्थित लाल शाहबाज कलंदर मजार के बाहर पैरा मिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया। गुरु रात हुई इस हिंसक झड़प के पीछे की वजह प्रांतीय सरकार का एक फैसला है। दरअसल सिंध सरकार ने ऐलान किया है कि ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रांत के सभी मजारों को बंद करेगी। इसके बाद शहवान में स्थित इस मजार के उर्स में शामिल होने आए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए मजार के भीतर घुसने का प्रयास किया, जिसमें ये भारी झड़प हुई है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक और वहां के लोग बराबर ही, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है रशियन आर्मी। कोरोना संकट के बीच जंग की बड़ी आशंका से सहमी है दुनिया। बता दें, कोरोना संकट के बीच क्या दुनिया को युद्ध यानी वार का सामना करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों, वो भी रूसी सेना के जारी किए गए एक वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, जिसमें यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ते दिखाया गया है। रूसी सेना की 72 बंद गाड़ियां, टैंक और अन्य सैन्य साजो सामान से लदे वाहन यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। सेना का मूवमेंट इतना ज्यादा है कि दुनिया युद्ध की आशंका से सहम गई है। ट्रेनों को भी सेना के काम में लगाया गया है। इस मूवमेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइंस के वजह से हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। लेकिन ऐसे में क्या इस कोरोना के संकट में युद्ध का भी सामना करना पड़ेगा, क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रशिया के इस रुख से अमेरिका भी काफी ज्यादा चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है चाइना। खुले तौर पर ढाए जा रहे हैं जुल्म। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा समाज के हर उस पहलू का विरोध किया है जिससे चीनी नागरिकों के बीच उसकी प्रधानता को चुनौती मिलने का खतरा हो। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सीसीपी अपनी तानाशाही के लिए धर्म को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है। पार्टी को डर है कि कहीं चीनी जनता के मस्तिष्क में सीसीपी की जगह धर्म ले सकता है और अंततः सत्ता पर उसके एकाधिकार पर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीसीपी ने अलग अलग तरीकों से लोगों के बीच पार्टी के वर्चस्व को थोपने की कोशिश की है और उन लोगों पर खुले तौर पर जुल्म ढाए हैं जो सीसीपी को अपने विश्वास और धर्म के ऊपर मानने से इनकार करते हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री पर बैन और इन देशों पर भी लगाई गई है रोक। बता दे, कोरोना महामारी फिर से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है दोस्तों। अधिकांश देशों में इसकी दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इसे देखते
होते हुए फिर से पाबंदियां लगने लगी है दोस्तों। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध 9 अप्रैल से लागू होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ब्रिटेन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो फिर से विवादों में घिर गई है एस्ट्राजेनेका। ब्रिटेन में वैक्सीन लगने के बाद सामने आए और 25 नए ब्लड क्लॉट के मामले। जी हाँ दोस्तों, खून के थक्के जमने के 25 नए मामले सामने आए हैं एस्ट्राजेनेका को लेकर। ऐसे में फिर एक बार विवादों में आ गई। आप क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इमरान खान के यू टर्न से कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान है निराश। भारत से उम्मीद लगाए बैठा था कपड़ा उद्योग। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लोगों के विरोध के बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के चेहरे पर जरा भी हंसी या मुस्कुराहट नहीं थी। उसने मजबूरी में वो फैसला वापस लिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान का पूरा मन था भारत के साथ कपड़ा उद्योग व्यापार को लागू करने का, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां म्यांमार में विरोध प्रदर्शनों पर सेना ने उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिए वायरलेस इंटरनेट सेवा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन बने नई चुनौती। अब अमेरिका में आई संक्रमण की चौथी लहर। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वायरस के नए संस्करण यानी स्ट्रेन दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इनकी वजह से अमेरिका में अब कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर आ गई है दोस्तों। पिछले कुछ समय से यहाँ संक्रमितों की घटना का ट्रेंड था। इससे उम्मीद जगी थी कि इस बार वसंत और गर्मियों में आम हालात बहाल हो जाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरतने और मास्क पहनने को कहा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले दूसरी पारी में भतीजे को सीएम बनाने में लग रही है दीदी। जी हाँ दोस्तों, असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है दोस्तों। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम पाए जाने पर उठे विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मुझे इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम पाए जाने के बाद उठे विवाद पर अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं गुरुवार को दक्षिण भारत के दौरे पर था। आज रात में इस पर फोन पर जानकारी भी लूंगा। परसों जब मैं वहां जाऊंगा तब पूरी स्थिति के बारे में जानूंगा। लेकिन चुनाव आयोग को किसी ने एक्शन लेने से रोका नहीं है। आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कानून के मुताबिक आयोग कदम उठाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी ने अपने बयानों से साफ दिखा दिया है कि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आयोग को भी किसी ने नहीं रोका। अगर हम गलत है तो कदम जरूर उठाना चाहिए और जो झूठा एलिगेशन लगा रहा है उस पर भी कदम जरूर उठने चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां उद्धव ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा लापरवाही ना करे वरना लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है दोस्तों। और कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राज्य में शादियों में बहुत भीड़ हो रही है और लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में 2,20,000 आइसोलेशन बेड है। फिलहाल 48% आईसीयू बेड और 62% आइसोलेशन वार्ड भरे हुए हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 15 दिन में बेड कम पड़ने लगेंगे। ठाकरे ने आगे कहा ऐसी ही स्थिति बनी रही तो लॉकडाउन लगाने से इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% का आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया शासनादेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने जा रही है। इस संबंध में विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने आयोग से इस बारे में स्थिति साफ करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी या इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए जारी हुए विज्ञापनों की भर्ती प्रक्रिया में इस आर्थिक आरक्षण यानी इकोनॉमिक रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो बंगाल चुनाव में रोड शो के दौरान बोले अमित शाह जी, कहा ममता हार चुकी है और भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित
अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग हार चुकी है और राज्य में सत्ता में आने वाली नई भाजपा सरकार की पहली बैठक के एजेंडे में संशोधित नागरिकता कानून का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बरुईपुर में अपने रोड शो के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया है कि हम कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे? ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में बीजेपी 200 प्लस सीटें जीतेगी दोस्तों, हाँ या ना? अगर हाँ तो कितने सीटों से लगता है आपको? अनुमान जरूर लगाते हुए एक संख्या लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख में बनी परियोजना का शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मौसम में आएगा खास बदलाव, इन हिस्सों में भीषण लू चलने के आसार। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली व एनसीआर में पिछले 2-3 दिनों से तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली व उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तापमान में यह बढ़ोतरी एकदम से ना होकर धीरे धीरे कई दिनों में देखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार बने हुए हैं। दोस्तों तो ऐसे में कितने भाई बहन से जो दिल्ली NCR के आसपास के हैं और राजस्थान के भी है, बताइएगा जरूर। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे